करके निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही और गलत है, अति संक्षिप्त प्रश्न और अपनी भाषा में उत्तर दीजिए, ये करेंगे। ये यहाँ तक हम लोग समाधान करेंगे आज। तो देखिए सर्वप्रथम पहला देखते हैं, बेमेल शब्दों को खोज कर लिखो। जो देखिए इसमें से जो बेमेल शब्द है, अलग शब्द है, उसी को लिखना है। तो सबसे देखिए, सबसे पहले है जो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और बंगाल। देखिए ये न कहीं जो था, ये लोग का जो था ये समय में देख लीजिए, कलकत्ता हो या मद्रास हो या जो है बम्बई, ये सब जो कहीं था प्रेसिडेंसी था, ठीक है। तो और बंगाल, इसमें सबसे जो अलग है वो बंगाल है। तो खाली बंगाल में आप लोग ऐसे टिक लगा दीजिएगा, ये बंगाल का, ठीक है। देखिए क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, डुप्ले और कर्नवालिस, तो इसमें क्या है, डुप्ले होगा। देखिए बंगाल, बिहार, सिंध प्रदेश, उड़ीसा, इसमें सबसे जो अलग है सिंध प्रदेश, बाकी ये इससे सबसे अलग है। उसका देखिए डेविड हेयर, विलियम कैरी, जॉनथन डानकर और पीट, तो इसमें सबसे जो अलग है, ये सब ने कहीं अंग्रेज का अधिकारी और ये शिक्षा मंत्री था, और ये पीट जो साहित्यकार थे, ये अलग हो जाएगा इसमें। उसका देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है कौन गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखिए ये लिखना है। तो पहला जो है देखिए कि बंगाल प्रेसिडेंटी को सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंटी कहा जाता था, ये देखिए ये गलत है, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, गलत। तो मैं ये गलत आप लिख दीजिएगा, इसमें क्रॉस का निशानी लगा दे रहा हूँ, ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जॉनथन डांकन ने किया था, ये देखिए ये क्या है, सही है, तो इसमें आप लोग सही लिखिएगा। तो देखिए विलियम कैरी श्री रामपुर मिशन सोसाइटी के सदस्य थे, तो ये क्या थे, ये भी सही है। तो देखिए 10 वर्ष के भूमि राजस्व के लिए कंपनी ने इजरादारी व्यवस्था चालू की थी, ये भी गलत है। इजरादारी 10 व्यवस्था का नहीं, वो 10 वर्षीय व्यवस्था वो अलग व्यवस्था था। अब हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है कि अति संक्षिप्त उत्तर लिखो, 30 से 40 शब्दों में लिखना है आप लोग को। देखिए इसमें जो पहला है कौन नंबर, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था किसे कहते हैं, ये मतलब किसे कहते हैं, इसे लिखना है। देखिए ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, इसके लिए उन्होंने कुछ केंद्र चुने, ये थे मद्रास, बम्बई और कोलकाता। इन तीनों केंद्र को आधार बनाकर ही ब्रिटिश प्रेसिडेंटी की व्यवस्था तैयार की गई। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि है कि कंपनी चालित कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया, लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या क्या किया था, तो इसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि लॉर्ड कर्नवालिस ने नियम कानून को कॉड या विविधता कहा जाता था। उसको देखिए यहाँ पे इसके फलस्वरूप दीवानी संबंधित न्याय और राजस्व न्याय को अलग कर दिया। जिले से लेकर सदन तक की न्याय व्यवस्था को व्यवस्थापित कर दिया। निम्न अदालत के विरुद्ध उच्च अदालत, मतलब ये निम्न जो अदालत जो था, इस अदालत का क्या क्या उच्च अदालत में न्याय का आवेदन अधिकार मान लिया गया। अब की क्या करेगा, जो होगा उच्च अधिकार मान लिया गया था। सब के मुख्य न्यायाधीश यूरोपीय होंगे। लेकिन ये देखिए बात यहाँ पे क्या था कि सबका जो न्यायाधीश होगा ना वो यूरोपीय होगा, और जानते हैं कि यूरोपीय होगा तो यूरोप का बात सुनेगा, भारत का बात तो भारतीय का बात सुनेगा नहीं। लॉर्ड कर्नवालिस की न्याय संशोधन में औपनिवेशिक चौखट से भारतीयों के लिए जो था, तो देखिए भारतीयों को पूरी तरह से अलग कर दिया। भारतीयों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं लिखा है कंपनी की सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो। देखिए कंपनी का सिपाही वाहिनी के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। कंपनी का सिपाही वाहिनी जो थे ना, ये देखिए किसी प्रकार का झमेला होने पर पहले पुलिस
उसका समाधान करती थी। यह आप लोगों को पहले भी पता है कि अभी भी कौन करता है, पुलिस करता है, तो उस समय भी पुलिस करता था, पर गंभीर स्थिति में सेना का उपयोग किया जाता था। देखिए उस समय तो क्या था, भारत गुलाम था। भारत किसका था? गुलाम था, ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। इसी कारण जैसे जैसे ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसकी सेना भी बढ़ती चली गई। शुरू से ही मुगल की परंपरा अनुसार अंग्रेजी अपने सेना बनाते थे, मतलब कि अंग्रेज अपना सेना बनाते थे। सेना वाहिनी में कंपनी का सबसे अधिक खर्च होता था। तो क्या होता था कि अंग्रेज, ये जो ब्रिटिश सरकार का था, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता था, है ना। तो वो क्या किया, कंपनी के पक्ष में इलाके पर अधिक अधिकार के साथ साथ विभिन्न विद्रोह और मुकाबला करना सेना का काम था। अच्छा, मुकदमा और ये जो मुकाबला, अब झगड़ा होगा तो उसको संभालेगा कौन? सेना संभालेगा। तो प्रारंभ में सेना की भर्ती जाति को लेकर ब्रिटिश ने विरोध की नहीं किया था। मतलब कि पहले जो भारतीय में देखिए वर्ण व्यवस्था था, लेकिन ब्रिटेन सरकार को कोई वर्ण व्यवस्था से मतलब नहीं था, इसलिए वो क्या किया कि सबको सेना में भर्ती ले लिया। इसी कारण देखिए उनके सेना में ब्राह्मण, राजपूत, किसान सबको स्थान मिलता है। इन्हें अनेक सुविधाएं दी जाती, मतलब ये जो सेना जो था, राजपूत ब्राह्मण सेना जो था, सबको अनेक सुविधाएं दी जाती थी और मासिक भत्ता भी दिया जाता था। और इसके अलावा क्या करता था, उसको मासिक भत्ता, मतलब महीना, मंथली सिस्टम नहीं होता है, उस समय भी मंथली सिस्टम मिला करता था। उसके बाद देखिए कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जिम्स रेलन की क्या भूमिका थी। जिम्स रेलन जो आए थे वो भूमि का मसला सुलझाने के लिए आए थे। उसी में देखिए क्या है कि ब्रिटिश शासन में राजस्व को लेकर काफ़ी संशोधन हुआ। अब देखिए राजस्व को लेकर क्यों हुआ? अब तो राजस्व जहाँ पे पैसा होगा वहाँ पे भूमि का तो चाहिए ही, क्योंकि उस समय ये फैक्ट्री नहीं था, ये कहीं कहीं ना भूमि से, कृषि से पैसा लिया करता था। देखिए परिवर्तन चल रहे थे, जिसमें जमीन की माप करने, उसके अनुसार राजस्व निर्णय करने की प्रक्रिया मुख्य थी। 1764 ईस्वी में बंगाल के नदी पद की माप की जॉनसन रेलन ने 1767 में ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल माप विभाग का प्रधान नियुक्त। ये तो रेले था ना, इसको माप का ठेका दे दिया, बोला कि मापो अब जो है वो आप कीजिए, आप बड़ा सक्षम है तो आप करते रहिए। इसमें अब देखिए उनको माप का मिला तो वो माप का काम करेगा ही, वही काम करने के लिए उसको मिला ही था कि जमीन का माप करके आप उससे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वो मेन तो था उसका काम कि पैसे कमाना। बंगाल की नदियाँ पदों को माप कर रेले ने कुल 16 मानचित्र तैयार किया। वो जो मापने के बाद ना 16 चित्र तैयार किया। तब पहली बार बंगाल की नदिया का गति पथ बनाया गया। अब नदिया का गति पथ अब किस प्रकार बनाया जाएगा, देखिए अब जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, अपनी भाषा में उत्तर दो। 60 से 120 में उत्तर देना है, 60 शब्द से 120 में। पहला क्वेश्चन देखिए जो है कि ये है, देखिए वारेन हेस्टिंग और कर्नवालिस के न्याय व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना करो। इस न्याय व्यवस्था का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता था। देखिए आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता था, तो पहले देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये देखिए वारेन हेस्टिंग के समय से ही देश अभिजात्य के हाथों से न्याय व्यवस्था को अलग करने का प्रस्ताव किया था, जबकि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने नियम कानून को कोड या विविधता इसके फलस्वरूप दीवानी संबंधित न्याय और राजस्व व्यवस्था को अलग कर दिया गया। देखिए दीवानी संबंधित और ये न्याय को क्या किया था, अलग कर दिया गया था। ये पहला तुलना हो गया। दूसरा तुलना देखिए, अब देखिए दूसरा क्या था, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नई न्याय व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजीदारी व्यवस्था की स्थापना की गई। देखिए नियम कानून में मुगल का प्रभाव रह गया था। अब देखिए वो जो था जब ये कर रहे थे, मतलब कि वारेन हेस्टिंग, तो उसमें क्या था, मुगल प्रभाव था, किंतु लॉर्ड कर्नवालिस की न्याय संशोधन ने औपनिवेशिक चौखट से भारतीयों को पूरी तरह अलग कर दिया। अब भारतीयों को क्या किया, ये कर्नवालिस आकर के अलग कर दिया, बड़ा चालाक था ही, अलग कर दिया।
मुगलों की न्याय व्यवस्था से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को भारतीय पूरी तरह समझ नहीं पाए। अब न्याय व्यवस्था नया नया बना दिया तो भारतीय को समझ में नहीं आया, तो ये इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि ये देखिए कि भारत में कंपनी का विस्तार और सेना वाहिनी की वृद्धि के बीच क्या सीधा संबंध था? तर्कयुक्त तर्क देना है आप लोग को, तो इसे लिख सकते हैं आप लोग। देखिए मैंने जैसे किया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्य संस्था थी। वो देखिए आया था वाणिज्य करने के लिए, वो व्यापार करने के लिए आया था कि खाली काम वाम करेंगे, थोड़ा बिक्री उक्री करेंगे और चले जाएंगे। किंतु उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बम्बई, मुंबई, मद्रास, कोलकाता आदि पर शासन व्यवस्था शुरू कर दिया। किसी भी प्रकार का झमेला होने पर पुलिस उसका समाधान करती थी, पर गंभीर स्थिति में सेना उपयोग करता था। इसी कारण जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हुआ वैसे वैसे उसकी सेना भी बढ़ती गई। अब देखिए वो तो आया था व्यापार करने के लिए, व्यापार करते 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 क्या किया, वो देखिए अपना शासन व्यवस्था करने लगा, शासन व्यवस्था का विस्तार करने लगा। देखिए तो उसके जैसे जैसे अब साम्राज्य बढ़ेगा तो सेना भी उसका दायरा बढ़ेगा। तो छोटा मोटा झमेला होता था तो पुलिस देख लेता था, लेकिन बड़ा झमेला होने पर सेना देखता था। वैसे वैसे उसकी सेना भी बढ़ती चली गई। अब वो क्या किया, क्षेत्र बढ़ रहा था तो उसके साथ साथ वो क्या किया, सेना को भी बढ़ाते गया। सेना को बढ़ाते ठीक है, शुरू से ही मुगलों की अनुसार अंग्रेजी अपनी सेना बनाते थे। पहले मुगल के अनुसार बनाता था, लेकिन जब अब शासन व्यवस्था ही अंग्रेज सरकार के हाथ में आ गया तो वो मुगल का क्यों सुनेगा, वो अपना सुनेगा। क्योंकि मुगल साम्राज्य देख लिया था कमजोर पड़ रहा है तो वो अपना सेना बनाएगा। देखिए इसीलिए बोला है शुरू से ही मुगल साम्राज्य की परंपरा अनुसार अंग्रेजी अपनी सेना बनाते थे। उत्तर भारत के किसान का दमन, अब जब देखिए उत्तर भारत का भारतीयों का दमन करने लगा, उत्तर भारत का जब दमन करने लगा उस समय क्या हुआ, देखिए सेना से करवाया जाता था। सेना को आम आदमी से अलग रखने का निर्णय लिया जाता था। अब सेना को आम आदमी के साथ ही नहीं रखता था, सेना को अलग अलग जगह रखा जाता था। सेना वाहिनी में ही कंपनी का सबसे अधिक खर्च हो जाता। अब देखिए इतना फायदा था, लेकिन क्या होता था कि पैसा जो है अधिक खर्च कहाँ हो जाता था कि कंपनी में ही खर्च होता था, सेना वाहिनी में। प्रारंभ में सेना की भर्ती में जाति को लेकर ब्रिटिश ने विरोध नहीं किया था। इसी कारण उसकी सेना में ब्राह्मण राजपूत को स्थान मिला था। इन्हें अनेक सुविधाएं दी गई थी और मासिक भत्ता भी दिया गया। देखिए मासिक भत्ता मतलब महीना में पैसा भी दिया जाता था। ऐसा नहीं कि सुविधा के दे दिया गया है पैसा नहीं दिया जाए, पैसा भी दिया जाता था। 1820 ईस्वी में सिपाही के ढांचों में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सेना में मराठा अंचल की पहाड़ी उपजाति और नेपाल से गोरखा आदि ने सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। अब ये देखिए देखा कि लाभ हो रहा है, लाभ के कारण क्या हुआ, दूसरा जो था ये लोग भी अब उसमें सेना में शामिल होने लगा। उसके बाद देखिए क्या है कि ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था में नौकरशाही की क्या भूमिका थी। नौकरशाही किस प्रकार एक संघ के रूप में एकजुट हुआ, देखिए सबसे पहले जो है असामयिक शासन व्यवस्था के शासकों का प्रमुख हथियार नौकरशाही था, परंतु नीति निर्धारण में इससे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। देखिए शासन व्यवस्था में चलाने में असामयिक था, लेकिन उससे जब नीति बनाया जाता था, अंग्रेज कानून बनाते थे, जिसे कोई नहीं लेते थे। अंग्रेज की नीति का पालन करना ही इनका काम था। अब अंग्रेज का नीति का पालन वो करेगा, लेकिन अंग्रेज इसको क्या करते थे, जब नीति बनाते थे तो उस समय इसको शामिल ही नहीं करते थे। इसी कारण इससे शासन के लिए एक संगठित नौकरशाही की जरूरत महत्वपूर्ण थी। अब संगठित नौकरशाही रहेगा तभी तो होगा कुछ। देखिए नौकरशाही को संगठित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस असामयिक प्रशासन व्यवस्था चालू की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन को दुर्नीति मुक्त करना था। उसमें जो ब्रिटिश सरकार में दुर्नीति था उसको खत्म करना था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही भारतीयों का सिविल सर्विस में प्रवेश जैसे ही आया और ये क्या किया, भारतीयों को नहीं अब शामिल नहीं करेगा सिविल सर्विस में। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, देखिए उसको पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था कर दिया जो ब्रिटेन का था, लेकिन भारतीयों को उससे क्या किया, अलग कर दिया। भारतीयों को उसमें भाग लेने का अधिकार ही नहीं रहने लगा। इसी कारण 1800 ईस्वी में कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए यहाँ ये कर दिया कि ब्रिटिश शासक
अपने मतलब उसका लोग पढ़े लिखे, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना भी कर दिया ताकि वो लोग पढ़ेगा तो वही लोग को नौकरी मिलेगा, भारतीयों को अलग कर दिया। अब देखिए कंपनी, यह देखिए कि कंपनी शासन की नीति, शिक्षा नीति के क्षेत्र में बंगाल मुंबई का क्या कोई अंतर था? मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ का शिक्षा नीति, बंगाल का शिक्षा नीति और मुंबई का जो शिक्षा नीति में क्या क्या अंतर था, तो उसी को लिखना है। तो थोड़ा मैंने लिखा, देखिए आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं कि विलियम जॉन्स ने 1884 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। जॉन का लक्ष्य था प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना। उन्हें लगता था, देखिए वो सोचता था कि संस्कृत का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, इसके माध्यम से भारत के शिक्षित वर्ग को समझने में आसानी होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे भी इसका था कि भारत का क्या है, शिक्षा समझ लेंगे तो शासन व्यवस्था क्या करेंगे, अधिक दूर तक चलाएंगे। इसलिए वो क्या किया, उसको अंग्रेजी लोग जो है संस्कृत जानते नहीं थे, तो वो क्या किया, सब बुक को ही क्या करने लगा, अंग्रेजी में अनुवाद करवाने लगा। उसे देखिए अब क्या होने लगा, वो लोग कि देखिए आपसी समझ से प्रशासन चलाना और भी सहज सुगम हो जाएगा। अब ये लोग सोच लिया था कि जाकर ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशासन व्यवस्था चलाने में भी बहुत ही सुविधा हो जाएगी। मुंबई प्रेसिडेंसी में शुरू से ही भारतीय भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का विज्ञान की चर्चा होती थी। देखिए यहाँ कोलकाता में अलग बात था, लेकिन मुंबई में क्या हो रहा था कि पाश्चात्य मतलब भारतीय का भाषा था, लेकिन वहाँ पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था, ज्ञान विज्ञान का शिक्षा दिया जाता था। वहाँ ब्रिटिश प्रशासन को लगता था कि केवल मुंबई में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का अधिकार तय हुआ है, अतः मुंबई के शहर बाहर अन्य, मतलब कि वो उसको लगता था कि मुंबई में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देंगे और यही अच्छा है, और जगह का वो लोग कुछ समझ नहीं पाते थे, इसीलिए मुंबई पे वो लोग ज़्यादा जोर देते थे। उसके बाद देखिए स्थान में देसी भाषा में शिक्षा देते थे, इसलिए मुंबई में क्या करते थे, देसी भाषा में देते थे, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं कर रहे थे। अपनी बेसिक शिक्षा व्यवस्था नीति के कई पक्षी शिक्षा का उद्देश्य था, कई पक्ष में, एक पक्ष में नहीं कई पक्ष में दिया जाता था। समाज के कुछ लोगों को शिक्षित पाठ अपने में से प्रशासन के ढांचे में के साथ जोड़ना, सरवन शिक्षा की कोई कल्पना ही नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ पे है कि कंपनी के साथ जमीन का माप का क्या संबंध थी, इजरेदारी व्यवस्था चालू करने और बंद करने के पीछे क्या क्या कारण थे, मतलब क्या क्या कारण था, इसके विषय में आप लोग को लिखना है। देखिए जैसे कि क्या क्या था, ब्रिटिश शासन में राजस्व को लेकर काफ़ी संशोधन परिवर्तन हुआ था। देखिए ब्रिटिश में काफ़ी लेकर के परिवर्तन किया गया था, ये परिवर्तन किया गया। उस जमीन की माप करने के लिए के अनुसार राजस्व निर्णय की प्रक्रिया मुख्य ब्रिटिश कंपनी, अब देखिए ब्रिटिश कंपनी क्या करता था, जमीन का माप लेकर के उसके अनुसार पैसा वो लेने का सोच रहे थे। कंपनी ने बंगाल में प्रेसिडेंसी में भूमिका राजस्व की व्यवस्था के लिए कई कदम उठाए। पहले जमीन को नीलामी किया जाता था, पहले क्या कहता था, जमीन को नीलामी कर दिया जाता था, उसके बाद आप जितना में ले सकते हैं। सबसे अधिक बोली लगाने वाले, जो सबसे अधिक बोली लगा लेता था, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जमीन दे दिया जाता था। बाद के वर्षों में एक बार उसे व्यक्ति के साथ कंपनी भू राजस्व का निर्धारण करती थी। 1772 ईस्वी में क्या है, हेस्टिंग होना चाहिए, ने नदिया जिले में नई भूमि राजस्व चालू किया। तो उसके बाद देखिए इजरादारी व्यवस्था में कुछ समस्याएं दिखाई पड़ी। कई इजरादारी ग्राम समाज के बाहरी लोग थे, अतः उनके राजस्व धारण का उचित निर्णय नहीं हो पाया। इसके फलस्वरूप निर्णय राजस्व के वास्तविक राजस्व कहीं अधिक हो गया था, अतः कई इजरादार राजस्व नहीं दे पाए। 1790 में कंपनी ने 10 वर्षीय बंद व्यवस्था चालू कर दिया। बस इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर का समाधान कर लिए हैं। अगर जाकर ही आप लोग 2 पार्ट का नहीं किया है तो 2 पार्ट का मैं कर दिया हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग आराम से देख सकते हैं।